मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। अब ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर राज्य का आधार सामान्य इच्छा है तो क्या व्यक्ति को राज्य का विरोध करना चाहिए? इसके उत्तर में ग्रीन कहता है कि राज्य अपने आप में एक साध्य नहीं है, बल्कि उत्तम जीवन प्राप्त करने का, नैतिक जीवन प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। राज्य का काम है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना। तो राज्य की शक्तियां असीमित नहीं हो सकती। वो ये कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो विरोध कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं जिनमें व्यक्ति को राज्य का विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन कहता है कि जब भी व्यक्ति के मन में किसी मुद्दे को लेकर के विरोध की भावना आती है तो उसको बहुत ही ठंडे दिमाग से, विवेक से सोचना चाहिए कि क्या ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर हम अपने वर्तमान अधिकारों को भी जोखिम में डाल लें, और उसको अगर इसका उत्तर हाँ में मिलता है तो उसको ज़रूर विरोध करना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहता है कि हम जो सोचते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज के अन्य सदस्य भी उसी तरह सोचते हैं। वो ये कहता है कि व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए कि वो जिस मुद्दे को लेकर के उसके मन में विरोध की भावना आई है, क्या समाज के अन्य लोग भी उसी की तरह सोच रखते हैं, और उसको लगता है कि नहीं, समाज के अधिकांश लोगों में उस मुद्दे को लेकर के विरोध की भावना है, तब उसको विरोध अवश्य करना चाहिए। और तीसरा वो ये कहता है कि व्यक्ति को यह भी देखना चाहिए कि क्या उसने उपलब्ध संवैधानिक साधनों का प्रयोग कर लिया है। जैसे आप देखें कि बहुत से मुद्दे होते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसको हम शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में, विधानसभा में उसको रख सकते हैं। हम कोर्ट में जा कर के चुनौती दे सकते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के समक्ष प्रतिवेदन कर सकते हैं। तो ग्रीन कहता है कि पहले व्यक्ति को ये चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि क्या उसने उपलब्ध संवैधानिक साधनों का प्रयोग कर लिया है। अगर उसको लगता है कि उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, संवैधानिक साधन हैं, उससे उसकी समस्या का निराकरण नहीं होगा, तो उस परिस्थिति में ही उसको विरोध करना चाहिए। तो आप ये देखें कि ग्रीन के चिंतन में राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। वो ना तो व्यक्ति से ये कहता है, व्यक्तिवादियों की तरह कहता है कि राज्य का आवश्यक बुराई है, उसको कम से कम कार्य करना चाहिए, ना ही अराजकतावादियों की तरह कहता है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ना ही साम्यवादियों की तरह कहता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, बल्कि वो राज्य को सामान्य इच्छा का, समाज की आदर्श इच्छा का प्रतीक मानता है, और ये कहता है कि राज्य का उद्भव ही अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। लेकिन ये मानते हुए भी वो कह सकता है कि व्यवहार में राज्य के कार्यों का संपादन कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और हो सकता है कि वो व्यक्ति इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हों, और इसलिए वो ये कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विरोध किया जा सकता है। दूसरी बात जो ग्रीन के चिंतन की है, महत्वपूर्ण है, वो है दंड संबंधी सिद्धांत। आप ये देखें कि दंड के संबंध में मुख्यतया 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला होता है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत क्या कहता है कि दंड का उद्देश्य है प्रतिशोध लेना, बदला लेना। आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। ये एक थ्योरी है, लेकिन ग्रीन कहता है कि नहीं, ये बदला लेने से कभी व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो सकता, ये मानवता के विरुद्ध है। ये एक
वो ये कहता है कि अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो व्यक्ति में और जंगली जानवर में अंतर क्या रह जाता है। इसलिए वो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का हर परिस्थिति में समर्थन नहीं करता है। दूसरी जो थ्योरी है दंड के बारे में, उसको कहते हैं डेटरेंट थ्योरी, निवारक सिद्धांत, जो ये कहता है कि दंड का उद्देश्य है कि अपराधी की स्थिति देख करके दूसरे लोग अपराध करने से डरे और इसलिए उसको कठोर दंड दिया जाए। लेकिन यहाँ भी ग्रीन इससे सहमत नहीं है। वो ये कहता है कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति का सुधार करना, न कि दंड को एक साध्य के रूप में इस्तेमाल करना। तीसरा जो सिद्धांत है वह है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत ये कहता है कि लोग सुधर जाए, यानी उसका उद्देश्य होता है कि लोग अपराधी की स्थिति को देख करके अपने आप सुधर जाए। लेकिन ग्रीन ये भी कहता है कि दंड के द्वारा केवल सुधार नहीं हो सकता है, इसके लिए आंतरिक प्रेरणा की, इंटरनल मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो दंड के संदर्भ में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत तीनों को स्वीकार नहीं करता, तो फिर उसकी अपनी थ्योरी क्या है, अपना सिद्धांत क्या है। यहाँ पर ग्रीन कहता है वो तीनों सिद्धांतों को कंबाइन करता है। वो ये कहता है कि तीनों सिद्धांतों का एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, देशद्रोह का अपराध है, हत्या है, डकैती है, तो इसके लिए तो वो कहता है कि दंड की व्यवस्था कठोर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो राज्य के अस्तित्व पर ही एक प्रकार का प्रहार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे चोरी है, कई बार कुछ व्यक्ति अपनी गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से चोरी करता है, तो यहाँ पर राज्य को चाहिए कि उन परिस्थितियों का निर्माण करना, यानी उसके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करना, उसको सुधारना। कुछ लोग अपने अज्ञानता की वजह से, मोटिवेशन की कमी की वजह से अपराध की ओर उन्मुख होते हैं, तो उनको मोटिवेट करना। यानी वो ये कहता है कि वास्तव में केवल दंड के द्वारा हम ये चाहें कि अपराध की प्रवृत्तियां रुक जाएं, तो ऐसा नहीं है। दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, शांति कायम करने के लिए, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन हम केवल एक सिद्धांत को नहीं अपना सकते। ये अपराध की प्रवृत्ति, अपराध की परिस्थितियाँ, अपराधी की स्थिति, सबको ध्यान में रखते हुए दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई एक प्रोफेशनल चोर है, उसका पेशा ही चोरी करना बना रखा है, और एक बच्चा है, भूखा है, और भूख के मारे उसको बर्दाश्त नहीं होता है, किसी दुकान से ब्रेड चुरा लेता है। दोनों में कितना अंतर है। तो ग्रीन यही कहना चाहता है कि दंड का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति को अच्छा नैतिक प्राणी बनने के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करना, और इन तीनों सिद्धांतों का समन्वित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। अब एक और विचार है ग्रीन के चिंतन में, उसका संप्रभुता संबंधी विचार। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता वह सर्वोच्च सत्ता होती है जो अन्य किसी सत्ता से प्रतिबंधित नहीं होती। और इसके बारे में ग्रीन से पहले रूसो ने ये कहा था कि संप्रभुता का निवास समाज की सामान्य इच्छा में होता है, यानी कोई व्यक्ति नहीं है, पूरे समाज की सामान्य इच्छा में सर्वोच्च सत्ता का निवास होता है। और दूसरी तरफ आप देखें कि ऑस्टिन जैसा दार्शनिक है जो ये कहता है कि संप्रभुता का निवास किसी निश्चित उच्चतर मानव में होता है जो स्वयं किसी के आदेशों का पालन करने को बाध्य नहीं होता, लेकिन उसके आदेशों का पालन समाज के अधिकांश सदस्य स्वभावतः करते हैं। यानी वो ये मानता है कि संप्रभुता का निवास एक निश्चित मानव में है और उसकी जो शक्तियां हैं आदेश देने की, कानून बनाने की, वो अनियंत्रित है, उस पर कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक ग्रीन का प्रश्न है, ये दोनों थ्योरीज बिल्कुल आप देखें कि परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं।
कि एक कहता है कि समाज की सामान्य इच्छा में है, पूरे कम्युनिटी में है, एक कहता है कि एक निश्चित व्यक्ति या निश्चित व्यक्तियों की संस्था में है। लेकिन ग्रीन यहाँ भी एक बीच का रास्ता अपनाता है। वो ये कहता है कि ये बात तो सही है कि सत्ता का प्रयोग कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। जैसे आप देखें कि कानून बनता है, कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। या पहले राष्ट्रात्मक व्यवस्था थी, राजा बनाता था या सामंत वर्ग बनाते थे। यानी कानून का जो निश्चित स्रोत है वो मानव है। कहता है कि परंपराएं तो अस्पष्ट होती हैं, उनके बारे में कुछ भी स्पष्टता नहीं होती। तो इस दृष्टि से तो वो कुछ हद तक ऑस्टिन के सिद्धांत से सहमत है, लेकिन वो ये भी कहता है कि संप्रभु की सत्ता अनियंत्रित नहीं हो सकती। लोग आदेशों का पालन, कानून का पालन केवल दंड के भय के कारण नहीं करते, बल्कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वो ऐसा करना अपने हित में समझता है। यानी अधिकांश व्यक्ति जो कानून का पालन करते हैं वो केवल दंड के भय से नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि उनको ये पूरा विश्वास है कि ये जो कानून है वो समाज की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सामान्य हित की भावना निहित है। तो आप ये देखें कि उसका जो संप्रभुता संबंधित सिद्धांत भी है वो ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धांत और रूसो का जो सिद्धांत था, जिसमें उसने सामान्य इच्छा को, पूरे समाज की इच्छा को संप्रभुता का प्रतीक माना, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। तो आप पूरे ग्रीन के चिंतन को देखें, उससे ये स्पष्ट होता है कि उसको जो उदार आदर्शवादी कहा गया है, क्यों कहा गया है कि एक तरफ वो आदर्शवादी है, राज्य को नैतिक संस्था मानता है, व्यक्ति को नैतिक प्राणी मानता है। कहता है कि राज्य जो अस्तित्व में आया है वो अधिकारों की रक्षा के लिए आया है, समाज की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी तरफ वो निरंकुश राज्य को भी कायम नहीं करना चाहता, वो राज्य को अनियंत्रित शक्ति भी नहीं देना चाहता। वो साफ तौर पर कहता है कि राज्य केवल व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियंत्रित कर सकता है, उसके आंतरिक मामलों में, उसके अंतःकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य का तो उद्देश्य है कि व्यक्ति एक अच्छा नैतिक प्राणी बनना चाहता है, उसमें जो बाह्य बाधाएं हैं उसको दूर करना, उसके अंतःकरण में हस्तक्षेप नहीं करना। तो इस प्रकार से ग्रीन का जो चिंतन है, आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों से उसको उदारवादी माना जाता है, उदार आदर्शवादी विचारक माना जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।